इसलिए जो धारा 370 की डुगडुगी पिछले कई सालों से हम सुन रहे थे, आर्टिकल 35 है जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इस्लामिक वेपन था, उसको उस रूप में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। इस पे चर्चा नहीं हुई कभी। राजनीतिक लोगों की मजबूरी मैं समझता हूं, पार्टियों की मजबूरियां होती हैं, लेकिन यह पूरा देश, सब लोग तो राजनीतिक नहीं है, सब तो किसी पार्टी के, किसी विचारधारा के बंधक नहीं है। अगर इसमें से चंद लोग भी इस राष्ट्र को बचाने की विचारधारा के बंधक होते तो बहुत सारे काम बहुत पहले हो गए होते। इसलिए 370 का हटना, 35A का हटना, यह टेक्निकल मुद्दा हो सकता है। जो लोग कुरान मजीद को जानते हैं, जो उनकी हदीस है बुखारी शरीफ, जिन्होंने भी वो पढ़ी है, उसमें एक फलसफा है, उसमें एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी ये कहती है कि कोई एक पवित्र पैगंबर आएगा जिसकी देख रेख में गजवाए हिंद की लड़ाई होगी। इस गजवाए हिंद का जिक्र हदीस में मिलता है, और वो हदीस जो मुसलमानों में सर्वमान्य है। इस गजवाए हिंद की फिलॉसफी क्या है? यह 1712 से लगातार चल रही है, आज भी जारी है, अभी तक जारी है। गजवाए हिंद का इतना ही मतलब है कि इस भारत राष्ट्र के कोने कोने में, इस भारत राष्ट्र की तमाम आस्थाओं और परंपराओं और सरोकारों में जब तक इस्लामिक झंडा नहीं फहर जाता, इस्लाम की हुकूमत नाफिज नहीं हो जाती, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। तो यह इस्लाम का जो पूरा आतंकवाद के माध्यम से खेल था, तो आप सुनते थे कोयंबटूर में बम धमाका हो गया, आप बनारस के हनुमान मंदिर में धमाका हो गया, दिल्ली के हाई कोर्ट में हो गया, दीगर के इस देश के कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आतंकवादी हमला ना हुआ हो। तो ये किस लिए हो रहे थे? कौन लोग थे? कहां से आ रहे थे? और कौन इस देश में उनका स्लीपर सेल का काम कर रहा था? मैं इस बात को जब अपने कॉलेज डेज में था तब से जानता हूं। तो 370 का हटना किसी धारा का हटना नहीं है। 370 का हटना भारत में गजवाए हिंद लाने वाले मंसूबों को हमेशा के लिए बंद कर देना है, क्योंकि जितने भी रूट्स आए वो उसी जम्मू के माध्यम से लोग देश भर में फैले। तो धारा 370 हटने के बाद कुछ टेक्निकल चीजें ऊपर नीचे हुई होंगी, मेरा उसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस दिन से धारा 370 हटी है, गजवाए हिंद वाले बड़े मायूस हैं। और अब उन्होंने अपनी रणनीति भारत के हिसाब से बदली है। लिहाजा पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करो और हर मुद्दे पे हुकूमत के खिलाफ ऐसे एजिटेशन करो कि पूरी दुनिया में यह सरकार, यह व्यवस्था, यह देश बदनाम हो। उसी की रणनीति के तहत यह जगह जगह शाहीन बाग बने। लेकिन जब समाज चैतन्य होता है, जागरूक होता है, तो उसको इसका अंदाजा होता है कि इन बीमारियों का इलाज कौन कर सकता है। मैं भी 3 दिन पहले बड़ौदा में था, फिर मुझे भड़ूच भी जाना था। भड़ूच जब गया था तब मुनीम जी जिंदा थे, इस बार गया तो उनका देहांत हो चुका था। एक कांग्रेस के मुनीम थे। मैं तब भी कहता हूं और आज भी कहता हूं,
गुजरात के लोगों का पूरे देश को बड़ा धन्यवाद करना चाहिए और दिल खोल के करना चाहिए, इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में कोई छोटी सी ऐसी चीज हो, बहुत काम की हो, बहुत अनोखी हो, हम उसे एक दिन के लिए पड़ोसी को भी नहीं देते, बड़ा संभाल के रखते हैं। गुजरातियों ने 1947 में जो गलती की थी, 2014 में उसका प्रायश्चित कर लिया। और 15 साल के बाद पूरी उस सर्जरी की पूरी प्रैक्टिस करा करके एक डॉक्टर को दिल्ली भेज दिया। आसान नहीं होता है, कोई भेजता नहीं है। आपसे भी कोई शिवराज सिंह को मांगेगा तो आसानी से देंगे नहीं आप। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश का उन पे असर आ रहा है आजकल, इसलिए समाज जब किसी सही चीज को चुनता है तब रोज रोज आपको उससे कुछ मांग नहीं करनी होती है। वो उस बीमारी को खूब अच्छी तरह जानता था। गुजरात में 2002 में सफल ऑपरेशन भी किया और उसको इस बात का अंदाजा था कि इस देश की असली बीमारी है कहां, क्योंकि समाज अपने निजी स्वार्थों के लिए, थोड़ी सी जान पहचान के लिए, रफीक भाई की सेवैयां खाने के चक्कर में उसने समाज को कहा नहीं, हम ये झूठ का गाना गाते रहेंगे। गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? और आप उनके लिखे दस्तावेजों को नहीं पढ़ते हैं। ये कोई 5 जन अखबार में छवी खबर नहीं है। उस दौर के जितने भी बादशाह थे, आप उनसे पूछें, जिस गंगा जमुना तहजीब का ये जो इलाका है, अवध का, आगरा का, उस शाहजहां से पूछें जिसकी बिल्डिंग को देखने के लिए हिंदुस्तान का आदमी जाता है। जब आगरा में सबसे बड़ा सूखा पड़ा था और शाहजहां था, उस वक्त मुमताज महल को 10 गुना, उनकी बेटी को 5 गुना, और जो मुसलमान बच्चे यहां से बाहर पढ़ने जाते थे उनके वजीफे के लिए, स्कॉलरशिप के लिए करोड़ों पैसा दिया गया। लेकिन सूखे से निपटने के लिए आज की तारीख में उसकी क्या कीमत होगी, उस वक्त वो 1 लाख रुपया था। तो ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो ढोल बजाया है हमने, ये कभी नहीं थी। ये भारत के सनातनी समाज को कभी भी आप अपनी रूट्स की तरफ न लौट पाएं, उसका इंतजाम किया गया। इसलिए पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इसलिए प्रचार किया गया कि जितना यह समाज मोहम्मद अली जिन्ना को गाली देगा, उसे पाकिस्तान का क्रिएटर बताएगा, पाकिस्तान बनवाने के लिए उसका नाम जितना लेगा, उस चादर में हजारों जिन्ना इस देश के अंदर रह गए। 1946 का चुनाव, उसके रिजल्ट ये हमें नहीं पता, और आज सब कुछ ऐसी चीज है जो अवेलेबल है। 1946 का चुनाव, उसका रिजल्ट देखें। उस वक्त जो पूरी देश भर में नेशनल असेंबली थी, उनकी कुल गिनती 1585 थी। उस 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। 1946 का मुस्लिम लीग का जो नारा था, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 1946 में देश बटा नहीं था।
492 में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती हैं। और उसी दौर में जब यह राग चल रहा था, तभी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेताओं ने खुल्लम खुल्ला यह कहा कि हमारी पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया तो हम देश भर में डायरेक्ट एक्शन करेंगे। यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर सैयद सोहरावर्दी, उसने अपने प्रदेश की पुलिस को 2 दिन 3 दिन की छुट्टी दी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया। बंगाल में 11,000 हिंदुओं को 3 दिन में उनका शरीर से सर अलग कर दिया। लाशें उस सड़कों पे, रेलवे स्टेशन, बसों के स्टैंड पे पड़ी हुई थी। और मात्र 1 साल के बाद पाकिस्तान बन गया। उन्होंने अपने एजेंडे को कभी छुपाया नहीं, लेकिन आपके लालच ने, आपके स्वार्थ ने उनके इस एजेंडे को छुपाने की पूरी कोशिश की और मदद की आपने। आज आप उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। इसलिए हमने सही लोगों को सही समय पे चिल्लाने की कोशिश नहीं की। हम किस लालच में, किस स्वार्थ में, जब हमें चिल्लाना चाहिए था तब हम चिल्लाए नहीं। जोर से चिल्लाना चाहिए था। चलिए, मैं मानता हूं कि 2014 के बाद आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसलिए जिन्ना मेरी निगाह में बहुत बड़ा गुनहगार नहीं है। जिन्ना जो कुछ चाहता था उसने कम से कम मुंह पे कहा आपके। आप उसको किसी खाने में रखें, लेकिन उसके जाने के बाद ज्यादातर मुस्लिम लीग के लीडर नहीं गए भारत से, यहीं रह गए। और बिहार, यूपी, जहां मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा थी, आप देखिए कि मुस्लिम लीग आज ना बिहार में है ना उत्तर प्रदेश में है। और देश के किसी कोने में मुस्लिम लीग नहीं मिलती सिवाय केरला के। उनकी रणनीति देखिए, वोट दिया पाकिस्तान बनवाने के लिए, पाकिस्तान बन गया। और जो इलाके जो पाकिस्तान के पास आज इलाके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा केपी के हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहां मुस्लिम लीग उस वक्त भी नहीं थी। 1946 में मुस्लिम लीग नाम की चीज वहां थी नहीं। लेकिन यूपी, बिहार और इस हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिम लीग थी, वो बाद में उनको लगा हमारा काम हो गया। अब इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर खामोशी से चले जाओ और फिर सेकुलरिज्म की आड़ में ढिंडोरा पीटो। वो तमाम सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए।